रमेश शिवराज और उसके ड्राइवर विजय कुमार की हत्या क्या किसी गेम प्लान का हिस्सा थी? जमीन के जिस सौदे को इन हत्याओं की वजह बताया जा रहा था, आखिर वो सौदा खटाई में क्यों पड़ गया? अभी इस केस की कई परतें खुलनी बाकी थी। क्या रोल था रवि और उसके दोस्त मधु का इस गेम में? वो क्या कीमत थी जिसकी बात इंस्पेक्टर सुरेश रजनी से कर रहा था? मेरे सारे कलीग्स मानते हैं कि कंपनी का मुझे जॉब से निकालने का फैसला गलत है। उनका कहना है कि मुझे इसके खिलाफ पिटीशन फाइल करनी चाहिए। अच्छा है अजय, तुम्हें अपनी बात रखने का मौका तो मिल रहा है। मुझे और शंकर को तो मौका भी नहीं मिला, सीधे ही टर्मिनेट कर दिया। अब तो दूसरी नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। लेकिन वो भी कौन सा आसान होगा अन्ना। कोर्ट में अभी केस शुरू भी नहीं हुआ है, फैसला आना तो दूर की बात है। पर देखो, सजा अभी से ही भुगत रहे हैं। एक ये जमीन ही तो थी मेरे पास। सोचा था जाने से पहले तीनों बच्चों को कुछ दे जाऊंगी, पर गलती मेरी ही है जो मैंने जमीन बेचने की सोची, और उससे भी बड़ी गलती की रमेश को ये काम सौंप कर। अम्मा, आपकी कोई गलती नहीं है। गलती है पूजा, हम सबकी गलती है। छोटी जात में पैदा होना हमारी। रजनी, जन्म से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। इंसान की सोच उसे छोटा बड़ा बनाती है, और उन लोगों की सोच छोटी है और घटिया भी। अगर हम अपनी किस्मत और अपनी जाति को दोष देकर बैठे रहेंगे तो इंस्पेक्टर सुरेश जैसे लोग हमें ऐसे ही दबाते रहेंगे। रजनी, हमें लड़ना होगा, अपनी बेगुनाही साबित करनी ही होगी। अम्मा, आपको तो भरोसा है ना कि हम लोग बेगुनाह हैं? हाँ बेटा, तुम पर भरोसा है, पर यही बात कोर्ट में कैसे साबित होगी? कौन भरोसा करेगा कि इंस्पेक्टर सुरेश गलत है और तुम लोग सही? यकीन तो दिलाना ही होगा अम्मा। कोर्ट इंस्पेक्टर सुरेश के झूठ को सच मान रही है। हमें कोर्ट को सच बताना होगा, कुछ भी करके। सही कहा अन्ना, अब पीछे नहीं हटेंगे हम। बहुत डर लिया, बहुत सह लिया, अब और नहीं। ये चार्जशीट है जो पुलिस ने तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में फाइल की है। ट्रायल 1 महीने में शुरू होगा, लेकिन मैं तुम्हें अभी बता दूं कि तुम्हारा केस कमजोर है। सर, ये सारे चार्जेस झूठे हैं। इंस्पेक्टर सुरेश ने झूठी चार्जशीट बनाई है। पर इस चार्जशीट को कोर्ट में चैलेंज करना बहुत ही मुश्किल होगा। इसमें रमेश शिवराज के बेटे कार्तिक शिवराज की कंप्लेंट फाइल्ड है, जिसमें यह लिखा है कि तुम तीनों का जमीन के सौदे को लेकर रमेश शिवराज के साथ झगड़ा चल रहा था, और मुत्थू से जमीन की तय की हुई रकम नहीं मिलने पर तुम तीनों ने मिलकर रमेश को मार दिया। सर ये झूठ है, सरासर झूठ है सर। पर यह बात तो सच है ना कि मर्डर वेपन्स तुम्हारे ही घर से बरामद हुए। उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है इसमें। तुम ही पुलिस को वहां ले गए थे ना? सर, वो मुझे ले गए थे, मुझे तो तब होश भी नहीं था। मिला साले को, ठूस दे, ठूस ना, ठूस दे मुंह में। मैं नहीं जानता सर वो हथियार वहाँ कैसे आए। बस इतना जानता हूँ कि ना तो हमने कोई हथियार खरीदा था और ना ही किसी को मारा है सर। पर तुम्हारे स्टेटमेंट में सारी बातें डिटेल में मेंशन की गई है। कैसे तुम तीनों बाइक पर रमेश के घर पहुंचे, पहले रमेश को मारा, फिर अंदर के कमरे में जाकर विजय ने भागने की कोशिश की, पर तुमने उसे पकड़ा और शंकर ने उसका गला काट दिया। सर, ये स्टेटमेंट हमारा नहीं है। हाँ, साइन जरूर हमारे हैं, लेकिन साइन करते वक्त हम होश में नहीं थे। यस सर। बहुत पीटा गया था सर हमें। ऐसी हालत में थे कि स्टेटमेंट में क्या लिखा है हम पढ़ भी नहीं पा रहे थे। पेन चला, वरना डंडा चलेगा।
जब तुम्हारे स्टेटमेंट्स लिए गए तब बेनापुरम का तहसीलदार सुंदरेसन वहां मौजूद था। तुम्हारे स्टेटमेंट्स पर उसके सिग्नेचर्स हैं, स्टैंप और सील भी लगे हुए हैं। देखो, डॉक्टर और वकील से कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। मैं तुम्हारी तभी मदद कर पाऊंगा जब तुम मुझे सब कुछ सच बता दोगे। सच यही है कि जब हमने साइन किए तब वहां पर कोई नहीं था। हाँ सर, इंस्पेक्टर सुरेश ने पूरा झूठा केस बनाया है हमारी ज़मीन हड़पने के लिए। यहाँ से निकलने का एक ही रास्ता है, वो ज़मीन मुझे दे दो और अपनी ज़िंदगी बचा लो। अगर मेरी बात नहीं मानी ना, जिंदगी भर यहीं सड़ोगे। ज़मीन के बदले ज़िंदगी, सौदा बुरा नहीं। सर, वो जमानत पे बाहर आते ही मुझे उसका फ़ोन आया था। कह रहा था कि अगर हमने उसको ज़मीन नहीं दी तो इस केस में हमें सज़ा करवा के रहेगा। सर, इंस्पेक्टर सुरेश भी रमेश अन्ना की तरह ज़मीन का लालची है। और रमेश अन्ना भी हमारी ज़मीन हड़पना चाहते थे। उनके इरादे पहले से ही ठीक नहीं थे सर। फिर वो मुत्थू रमन का खरीदार बनकर आना, 1 महीने बाद पैसा देने का वादा करके मुकर जाना, सब नाटक था सर। वो गेम खेल रहे थे हमारे साथ। कैसा गेम? नमस्कारम सीता अम्मा। नमस्कार मैं रमेश अण्णा। रमेश अण्णा, ये हो क्या रहा है? मुत्तू रमन पैसा नहीं दे रहा है। मेरे बेटे कितने दिनों से परेशान है। आखिर ये सौदा पूरा कब होगा? सीता अम्मा, आपका यही सारा सवाल का जवाब देने आया मैं। एक रास्ता है मेरे पास। ये रजनी कहाँ है? 3 लाख? मजाक कर रहे हो आप हमारे साथ? ये तो सरासर बेईमानी है। मतलब कि 45 लाख रुपए की ज़मीन हम आपको 10 लाख में दे दें? शर्म आनी चाहिए आपको इस तरह का ऑफर लाते हुए। संभाल के बोलो रजनी। देखो, मैं ये ऑफर लेकर आया हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ मुत्तू रामन के पास 35.5 लाख रुपए नहीं है। उसके पास सिर्फ 3 लाख रुपए है। अरे तो हम क्या करें? कहाँ 35.5 लाख और कहाँ 3 लाख? फ्रॉड है ये तो। जब पैसे नहीं थे तो पहले बोल देते, हम जमीन किसी और को बेच देते। टोकन अमाउंट देने के बाद, पेपर साइन होने के बाद ऐसा कैसे कर सकते हैं वो? देखो रजनी, तुम समझ नहीं रहे हो मेरा बात। नाम सब समझ रहे हैं। आपको आपका कमीशन मिल गया है, हमें फंसाकर पल्ला झाड़ रहे हो आप। आज नीचे रखो रजनी। मैं यहाँ मामला सुलझाने आया हूँ और तुम मुझे पे उंगली उठा रहे हो। मैं ब्रोकर हूँ, तुम लोगों का नौकर नहीं हूँ। काम करो, तुम खुद बात कर लो मुत्तू अन्ना से और निकालवा लो अपना पैसा। अरे देखो, वो बेचारा मुसीबत में है और तुम सामने वाले का मुश्किल समझने के बजाय मुझे पे चिल्ला रहे हो। मुझे बताओ, कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा अगर कम कीमत में जमीन बेच दोगे तो? मतलब ये कि वैसा भी ये जमीन तुम्हारे बाप को सरकार की तरफ से मिला है। किस्मत था तुम लोगों का, वरना तुम्हारा जैसा लोगों के पास, तुम्हारा जाति के लोगों के पास इतना जमीन होता है क्या? अपने हाथ में रहकर बात कीजिए। हमारी जाति के बारे में कुछ मत बोलिएगा। क्या कुछ गलत बोला मैं? सच्चे है ना? अब तुम छोटा जाति में पैदा हुआ, इसका ब्लेम भी मुझ पे डालेगा क्या? आंखें नीचे रखो। अभी भी बोल रहा हूं, 3 लाख रुपया लो और मामला यहीं खत्म कर दो, वरना सड़ता रहेगा तुम लोग का जमीन। और सौदा टूटने का खबर अगर मार्केट में फैला ना तो कोई दूसरा पार्टी हाथ नहीं डालेगा। जो मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। सोचना, मैंने जो कहा है उस पर शांति से। बहुत बुरे फंस गए थे सर हम। किसी और को भी जमीन नहीं बेच सकते थे, पेपर साइन हो चुके थे। अभी एक डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी थी, कौन हाथ डालता है इसमें? सर, ये था उनका गेम। वो जानते थे हम बुरे फंस चुके हैं। वो बस रहे थे कि कब हम हिम्मत हार कर उनकी ऑफर मान लें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और तब इस मामले को सुलझाने आया इंस्पेक्टर सुरेश। सुना तुम छोटे लोग बहुत उड़ने लगे हो, औकात में रहो। देखिए सर, आप जबान संभाल के बात कीजिए। आप वर्दी में, इसका मतलब ये नहीं कि आपको हमें जलील करने का हक मिल गया है। हक वक की बात मत कर। तेरे को अंदाजा भी नहीं है क्या कर सकता हूं मैं। अभी के अभी तुम तीनों को घसीट के ले जाऊंगा, जेल में डालूंगा और ऐसी ठुकाई करूंगा कि पूरी जिंदगी कुछ करने के लायक नहीं रहोगे, समझ गए? एक बात कान खोल के सुन लो, एक डील है, फुल एंड फाइनल।
3 लाख रुपए मुथुरामन से लेना और 5 लाख रुपए मैं दूंगा। उसके बाद भूल जाओ ज़मीन को, समझ गए? बहुत नाटक हो गया तुम लोगों का। आपको इस सौदे से क्या लेना देना? आप क्यों पड़ रहे हैं इसमें? लगता है तू समझेगा नहीं बातों से। पीछे अगर हाथ भी लगाया ना, हथकड़ी लगा दूंगा। पुलिस ऑफिसर पर हमला करने के जुर्म में ना अंदर कर दूंगा, समझ गए? उस जमीन मुझे चाहिए, मतलब चाहिए। और वो जो 5 लाख रुपए मैं दे रहा हूं ना, वो मेरी दरिया दिली है, वरना फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। और ऐसे चार्जेस मैं अंदर करूंगा कि पूरी जिंदगी सड़ते रहोगे अंदर। मामले को जल्दी से रफा दफा करो, टाइम नहीं है मेरे पास। मतलब ये केस जमीन के सौदे के साथ वाकई जुड़ा हुआ है। इंस्पेक्टर सुरेश अपने दोस्त के लिए नहीं बल्कि इस जमीन के लिए ये सब कर रहा है। हाँ सर। तुम लोगों ने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? अब उनका केस बहुत स्ट्रांग हो गया है। सर धमकी दी गई थी हमें कि मेरी और रजनी की पत्नी को भी वो गिरफ्तार कर लेंगे। सोचो, जो कुछ मैंने तुम लोगों के साथ किया, अगर मैं तुम्हारी बीवी पूजा के साथ करता और तुम्हारी बीवी शांति के साथ करता, वैसे मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, सच में बहुत कुछ कर सकता हूँ। सर इसी वजह से हमारे मुंह बंद थे। हम नहीं जानते थे कि वो कोर्ट में झूठे स्टेटमेंट पेश करेगा और इतनी आसानी से झूठ को सच बना देगा। हमने इस गेम में बहुत कुछ खोया है सर, हमारी ज़मीन, हमारा जॉब, हमारी इज्जत। लेकिन अब खोने का डर चला गया है। हमें बस अब लड़ना है इस बेईमान अफसर के खिलाफ। सर इसलिए हम आपके पास आए। सर कोई तो तरीका होगा इस गलत आदमी को सबक सिखाने का, उसे सजा दिलवाने का। एक रास्ता है, कोर्ट में अपील की जाए इस केस की फिर से जांच के लिए, री इन्वेस्टिगेशन के लिए। पर मैं आप लोगों को बता दूं कि इस अपील के मंजूर होने के चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि इंस्पेक्टर सुरेश ने आप तीनों के खिलाफ बहुत ही स्ट्रांग केस बनाया है। चार्जशीट झूठी है पर है मजबूत, और इस केस की तहकीकात भी इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि हमें ना सिर्फ इंस्पेक्टर सुरेश के झूठे सबूतों का भांडा फोड़ना होगा, बल्कि रमेश और विजय के असली कातिल का भी पता लगाना होगा। और यह भी हो सकता है कि इंस्पेक्टर सुरेश ने ही ये मर्डर्स किए हो। जो हुआ उससे बिल्कुल विपरीत चित्र दूसरे वर्जन में उभर कर आया। ऐसा लग रहा था कि अजय, रजनी और शंकर, इन तीनों आरोपियों को फंसाने की पूरी प्लानिंग की गई थी। इंस्पेक्टर सुरेश का वर्जन चार्जशीट में फाइल कर कोर्ट में सबमिट किया जा चुका था, और इन तीनों आरोपियों का वर्जन इनके वकील के पास था जो इनका मुकदमा लड़ रहा था। इनमें से कौन सा वर्जन सही था? और सबसे बड़ा सवाल यह था कि रमेश शिवराज और विजय कुमार का कातिल कौन था? सर चार्जशीट फाइल हो चुकी है और अब डिफेंस इस केस की फिर से तहकीकात करने की अपील कर रहा है। मेरे ख्याल से ये री इन्वेस्टिगेशन एक स्ट्रेटेजी है इस केस को डिले करने की। इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है, कोर्ट के समय की बर्बादी हो रही है। सर प्रोसिक्यूशन ये बात क्यों भूल रहा है कि 3 जवान लोगों की जिंदगी दांव पर है? मुझे समझ में नहीं आता कि इन्हें री इन्वेस्टिगेशन से क्या आपत्ति है। सर मैंने चार्जशीट पढ़ी है और मुझे लगता है कि ये पूरा का पूरा केस मनगढ़ंत है। मनगढ़ंत कहानी तो डिफेंस कर रहा है सर कि इंस्पेक्टर सुरेश को छोटी जाति के लोगों से नफरत है और वो आरोपियों की जमीन छीनना चाहते हैं। एक ईमानदार और एफिशिएंट पुलिस ऑफिसर को बेवजह बदनाम किया जा रहा है सर। सर चार्जशीट अपनी जगह पर है, मैं उस पर बहस नहीं करना चाहता, लेकिन सर सही मायनों में ये केस छोटे वर्ग के लोगों पर हो रहे जुर्म और अमानवीय बर्ताव से जुड़ा हुआ है। आई ऑब्जेक्ट टू दैट सर। फिर एक बार जाति के नाम पर कोर्ट की सिंपैथी हासिल करने की कोशिश की जा रही है। ये एक क्रिमिनल केस है सर। आरोपियों की जाति बिरादरी का इससे कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल लेना देना है सर। कन्फेशन स्टेटमेंट्स पर मेरे क्लाइंट से जबरदस्ती साइन करवाए गए, सारे सबूत मनगढ़ंत है। पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं है जिससे मेरे क्लाइंट्स को मुजरिम ठहराया जा सके, सिवाय उस हथियार के जो मेरे क्लाइंट के घर से बरामद किए गए थे। बट सर आई स्ट्रांगली सस्पेक्ट कि वो हथियार वहां प्लांट किए गए थे, वो असली मर्डर वेपन है ही नहीं। सर कोर्ट ये जानती है कि इंस्पेक्टर सुरेश और मर्डर विक्टिम रमेश शिवराज ये बहुत ही अच्छे दोस्त थे, इसलिए पूरे चांसेस है कि मेरे क्लाइंट के साथ तहकीकात के समय पक्षपात हुआ हो। मेरी कोर्ट से सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि इंस्पेक्टर सुरेश के अलावा कोई और ऑफिसर इस केस को री इन्वेस्टिगेट करे। सर मेरे क्लाइंट्स की जमीन इन मर्डर्स की मुख्य वजह मानी गई है,
इंस्पेक्टर सुरेश की भी इस जमीन में दिलचस्पी थी, इस बात को मैं साबित कर सकता हूं। इंस्पेक्टर सुरेश इस केस के शुरू होने से पहले मेरे क्लाइंट रजनी के घर गए थे कई बार, वो भी एज अ पुलिस ऑफिसर। सर, ये वो फोन रिकॉर्ड्स हैं जो बताते हैं कि इस केस के शुरू होने से पहले भी इंस्पेक्टर सुरेश बालचंद्रन की मेरे क्लाइंट्स अजय, रजनी और शंकर के साथ फोन पर बातचीत हुई थी। अब किस बारे में बातचीत हुई होगी ये मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं। प्राइमा फेसी को देखते हुए लगता है कि डिफेंस की मांग बेबुनियाद नहीं है, इसलिए कोर्ट फ्रेश इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर्स देती है ताकि केस में अगर कोई कमी रह गई हो तो उसका खुलासा हो सके। कोर्ट बेनापुरम जिले के पुलिस विभाग को निर्देश देती है कि इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए नए पुलिस ऑफिसर को नियुक्त किया जाए और आज से 90 दिन के अंदर नई चार्जशीट कोर्ट में फाइल की जाए। हेलो इंस्पेक्टर सिंह। हेलो। केस की फाइल कैबिन में है। अब ये केस और मेरा कैबिन दोनों आपका है। वैसे किसी हेल्प की जरूरत हो तो प्लीज याद कीजिएगा। थैंक यू सो मच इंस्पेक्टर सुरेश। अब आगे की कार्रवाई हम करें। वैसे कुछ हाथ नहीं लगेगा, सारी तहकीकात हो चुकी है। ये इन लोगों का पैंतरा है जाति के नाम पर हमदर्दी हासिल करने का। इतनी जल्दी नहीं है मुझे किसी नतीजे पर पहुंचने। कोर्ट ने 90 दिन दिए हैं, हम हर पहलू पर गौर करेंगे, फिर देखते हैं ये केस कहां जाकर रुकता है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। अनिल, तुम इस केस की इन्वेस्टिगेशन टीम में थे ना? जी सर। ये चार्जशीट तुम्ही ने बनाई थी? यस सर। इस केस के तीनों आरोपियों का कहना है कि इसमें जो उनके कन्फेशन स्टेटमेंट है उन्होंने कभी दिए ही नहीं। सर, आप तो जानते हैं कि कोर्ट में आकर अक्सर आरोपी अपनी स्टेटमेंट से मुकर जाता है। अच्छा, उन तीनों आरोपियों के अलावा इस पे तहसीलदार के सिग्नेचर और स्टैम्प भी है। वैसे सर, जब ये साइन लिए गए थे तब मैं वहाँ मौजूद नहीं था। मतलब जब आरोपियों ने इकबाल ने जुर्म किया तो तुम वहाँ पर थे ही नहीं? नहीं सर। लेकिन सर, ये सिग्नेचर उन्हीं के हैं, आप चेक कर सकते हैं। अनिल, जब तुम वहाँ पर थे ही नहीं तो ये बात इतने श्योर होकर कैसे कह सकते हैं? देखो, तुम भी मैं भी, हम दोनों अच्छी तरह से जानते हैं कि दबाव देकर भी स्टेटमेंट साइन करवाए जा सकते हैं। इसीलिए तहसीलदार को विटनेस बनाकर उसके सामने ये स्टेटमेंट लिए गए कि कल को अगर कोर्ट में आरोपी मुकर जाता है तो ये बात प्रूफ की जा सके। सर, ऑनेस्टली मैं वहाँ नहीं था जब तहसीलदार के सामने ये स्टेटमेंट्स लिए गए थे। अच्छा, जब आरोपी के घर से वेपन बरामद किए गए, क्या उस वक्त तुम वहां पर मौजूद थे? जी सर, मैं वहीं पर था। अनिल, एक सीधा सवाल पूछ रहा हूं, सीधा जवाब देना। क्या वेपन प्लान किए गए थे? सर, वीडियो रिकॉर्डिंग की गई है, आप चेक कर सकते हैं। जब वेपन प्लान किए गए होंगे उस वक्त की तो वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं की गई होगी ना अनिल। मैं ये जानना चाहता हूं कि एक दिन पहले या एक रात पहले हथियार प्लान किए गए थे? सर, पूछताछ के दौरान सुरेश सर को शंकर ने बताया था कि उसने अपने घर के पीछे मर्डर वेपन्स छिपाए। मतलब तुम वहां पर थे? जी नहीं सर, सुरेश सर ने ही उसे इंटरोगेट किया था। तो फिर तुमने इस केस में क्या किया? नहीं सर, मैं उनकी हेल्प कर रहा था। कैसी हेल्प? इस केस को इन्वेस्टिगेट करने में या फिर किसी और तरह की हेल्प? सर, जिस तरह एक जूनियर अपने सीनियर की हेल्प करता है, जाहिर सी बात है कि मैं इस केस में उनकी हेल्प कर रहा था। अगर हमें भी तुम्हारी हेल्प की जरूरत पड़ेगी अनिल तो तुम्हें दोबारा बुलाएंगे। अभी तुम जा सकते हो। सर। राकेश, अनिल थॉमस का कहना है कि जब स्टेटमेंट्स लिए गए ये उस वक्त वहां पर मौजूद नहीं था। चलो उससे जाकर बात करते हैं जो उस वक्त वहां पर मौजूद था। जी नहीं, मैं थाने तो कई महीनों से नहीं गया और मेरे सामने किसी के भी बयान नहीं लिए गए। हमें भी इस बात का डाउट था, बस आपसे कंफर्म करना था। ये किसी कारीगर का काम लगता है, हूबहू नकल की है, लेकिन ये नकली ही है। ये जो सील और स्टैंप है वो? आप तो जानते हैं आज के जमाने में डुप्लीकेट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। सुदर्शन जी, हमें भी आपका स्टेटमेंट लगेगा। जी बिल्कुल, लेकिन असली। री इन्वेस्टिगेशन का पहला कदम क्या पड़ा? चार्जशीट के झूठे दावों की पोल खुल गई। अब आगे और क्या क्या झूठ बाहर आने वाले थे? आरोपी को अपराधी साबित करने के लिए क्या क्या मनगढ़ंत सबूत प्लांट किए गए थे? नई इन्वेस्टिगेशन टीम को सिर्फ झूठ का पर्दाफाश नहीं करना था,
बल्कि सच का भी पता लगाना था। और इस केस का सच आसपास ही था, लेकिन सामने लाना बाकी था। राकेश, सीधी सी बात है, सबूत ढूंढे नहीं गए बल्कि बनाए गए, वो भी झूठ की चाशनी में डुबोकर। असल में तहकीकात हुई नहीं। सर, इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों बेकसूर हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर खून किए किसने? फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा था मेरा? 3 बारी फ़ोन कर चुका हूँ। सॉरी सर, बाथरूम में था। ऐसा क्या सवाल पूछ लिया उन लोगों ने? इतनी देर तुझे बाथरूम में बैठना पड़ा? चल बता, क्या कर रहे हैं वो लोग? पता नहीं सर। झूठ मत बोलना मुझसे। सिर्फ ये केस मेरे हाथ से गया है, थाने का इंचार्ज अभी भी मैं ही हूँ, समझ गया? सच कह रहा हूँ सर। सर, एक बार पहले उन्होंने मुझे बुलाया था, आज फिर बुलाया सर। दोबारा क्यों बुलाया तुम्हें? सर, आज क्यों बुलाया मैं नहीं जानता, लेकिन पहली बार जब मुझे बुलाया था तब वो तहसीलदार के बारे में पूछ रहे थे, जिसकी हाजिरी में उन तीनों से स्टेटमेंट लिए गए थे। तो तुमने क्या बताया? सर, मैंने कह दिया कि मैं वहाँ मौजूद नहीं था, और सर मैंने ये भी कहा कि वो स्टेटमेंट सच्चे हैं। गुड। अब आगे से कुछ भी पूछताछ करे ना तो मुझे तुरंत बता देना, समझ गए? जी सर। सर, इन्फॉर्मेशन मिली थी खबरी से। कौन था खबरी? नाम क्या था खबरी का? सर, मैं नहीं जानता। सुरेश सर का कोई अपना खबरी था, ऐसा उन्होंने मुझसे कहा। अनिल, मेरे खबरी ने जो मुझे इन्फॉर्मेशन दी थी और कार्तिक ने जो मुझे बताया, दोनों बातें मैच हो रही हैं। अनिल, तुम कह रहे थे ना कि हमलावर 2 होंगे? जी सर। मुझे लगता है 3 होंगे। अनिल, तुम्हें इस खबरी की भी कोई खबर नहीं थी? जी नहीं सर। अजय, रजनी और शंकर के खिलाफ कंप्लेन रमेश शिवराज के बेटे कार्तिक ने ही लिख कर दी थी? जी सर, आप खुद देख सकते हैं। वो तो मैं देख ही रहा हूँ, और काफी कुछ नजर भी आ रहा है जो पहले नजर नहीं आ रहा था। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं अनिल कि जब ये कंप्लेन कार्तिक ने लिख कर दी होगी, उस वक्त भी तुम वहां पर मौजूद नहीं होगे। एम आई राइट अनिल? नहीं सर, मुझे इस जमीन के कारोबार के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी। न मैंने कभी समझने की कोशिश की, ना उन्होंने कभी समझाने की। तुम्हें तो कुछ अंदाजा होगा। नहीं सर, मैं एक स्टूडेंट हूँ, अप्पा से करीब था, लेकिन उनके काम के बारे में ज़्यादा नहीं जानता। मतलब रमेश शिवराज ने जो डील सीता अम्मा और मुथु रमन के बीच करवाई थी, उस डील के बारे में आप दोनों को कुछ मालूम नहीं था? जी नहीं सर। कार्तिक, तो फिर तुमने किस बिना पर अपनी शिकायत में अजय, रजनी और शंकर पर शक जाहिर किया? सर, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने ऐसी कोई शिकायत नहीं की। उन तीनों को जब पुलिस ने गिरफ्तार किया, तब सीता माँ अपनी बेटी और बहू के साथ यहाँ आई थी हमसे मदद मांगने। सर, उससे पहले हमें किसी जमीन के सौदे के बारे में कुछ पता नहीं था। अदालत में जाकर पता चला उन लोगों ने मेरे पति को क्यों मार डाला। कार्तिक, ये साइन तुम्हारे है ना? हाँ सर, लेकिन ये स्टेटमेंट मेरा नहीं है सर। मैं तो उन्हें जानता भी नहीं था उस वक्त। इन्वेस्टिगेशन के बाद मुझे इनके बारे में पता चला। कार्तिक, अगर ये कंप्लेन तुम्हारी नहीं है तो इस पर ये तुम्हारे साइन कैसे आए? कार्तिक, इंस्पेक्टर सुरेश ने तुम्हें पुलिस स्टेशन बुलाया है। कार्तिक, तुम्हारे अप्पा मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। जिसने भी उनकी जान ली है उन्हें सजा दिलवा के ही रहूंगा। बेटा, यहाँ साइन कर दो। इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए कंप्लेंट फाइल करनी होगी। मैं सब कुछ लिख दूंगा, तुम सिर्फ साइन कर दो। हाँ सर, मैंने एक ब्लैंक पेपर पर साइन की थी सुरेश अंकल के कहने पर। लेकिन सर, मैंने ना ही हमको किसी का नाम बताया था और ना ही उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें किस पर शक था। मतलब कंप्लेन और कन्फेशन दोनों नकली हैं। क्या हुआ सर? कुछ गलत हुआ है क्या? हमें लगता है आपके पति और उनके ड्राइवर का खून अजय, रजनी और शंकर ने नहीं किया, बल्कि इन केस में इन तीनों को फंसाया गया है। सर, तो फिर किसने अप्पा? तुम चिंता मत करो, बहुत जल्द हम इस बात का पता लगा लेंगे, क्योंकि इतना तो हमें पता चल चुका है कि कौन इस केस को भटकाने की कोशिश कर रहा है। सर, ये केस तो जैसा सोचा था उसका बिल्कुल उल्टा निकला। तहकीकात करने वाले ने खुद ही क्राइम पे पर्दा डाला, और यही नहीं, अपना उल्लू सीधा करने के लिए बेगुनाहों को फंसा दिया। मुझे लगता है इस गेम की प्लानिंग मर्डर होने के पहले से ही शुरू हो चुकी थी। सर, हमें भी शक हुआ था,
पहली बार तब जब रमेश अन्ना 3 लाख की ऑफर लेकर ये मामला सेटल करवाने के लिए आए थे। सर पेपर साइन करते वक्त हमको 7 लाख रुपए मिले और वो चाहते थे कि हम 3 लाख और लेके ज़मीन उनको दे दें, यानी कि 42.5 लाख की ज़मीन हम सिर्फ 10 लाख में उनको दे दें, लेकिन हमने इस बात से इनकार कर दिया। हाँ सर, और जब बातों से काम नहीं बना तो इंस्पेक्टर सुरेश को भेजा गया हमें डराने के लिए। सर इस पूरे गेम को शुरू रमेश अन्ना ने ही किया था, लेकिन शुरू करने वाला ही खत्म हो गया और उसके दोस्त इंस्पेक्टर सुरेश ने उसके खून के इल्जाम में तुम तीनों को फंसा दिया। शुक्र है सर आपको ऐसा लगता है, वरना हम तो बगैर किसी गुनाह की सजा काट रहे थे। कड़ियां जुड़ तो नहीं है, बस एक कड़ी मिसिंग है कि रमेश और विजय को किसने मारा और क्यों। अरे थोड़ा कड़क हाथ मार, जोर लगा। अरे थोड़ा और जोर लगा, आवाज निकलनी चाहिए। अरे मार ही डालेगा क्या? आप कौन? डर मत, एक डील लेकर आया हूं तेरे पास, सच की डील। और अगर इस बार डील अधूरी छोड़ी ना तो जमीन में जिंदा काट दूंगा, उसी जमीन में जिसका सौदा करने तो सीता अम्मा के पास गया था। साहब अभी सुरेश साहब ऑफ ड्यूटी है, इसलिए आपको बोल रहा हूँ। बोल बोल बिंदास बोल। किस बात का इंफॉर्मेशन नेटवर्क? सब काम तो सुरेश साहब खुद ही करते थे। ये रमेश, शिवराज और इंस्पेक्टर सुरेश के बीच क्या सांठगांठ थी? सब रमेश शिवराज जो कुछ करने को कहता वो करना ही पड़ता था, उसे सुरेश साहब का पूरा सपोर्ट था। अब पुलिस वालों से कौन पंगा लेगा? इंस्पेक्टर सुरेश की सपोर्ट का क्या फायदा उठाता था रमेश? सब फायदा क्या उठाता था, वो तो गांव की किसी भी लड़की को उठा लेता था। एक नंबर का था, उसे लगता था ये पूरा गांव उसके बाप की, मेरा मतलब है उसके दोस्त की जागीर हो। हाँ बोलते रहे। साहब सुरेश साहब और रमेश दोनों की सोच एक जैसी थी, घटिया। दोनों छोटी जाति वालों से नफरत किया करते थे, कोई भी गांव में उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाता था। दोनों की सेटिंग थी ना साहब। कैसे सेटिंग? ये मेरे को नहीं पता, लेकिन कुछ महीने पहले रमेश अन्ना ने मेरे को बोला कि सीता अम्मा का जमीन खरीदने का है। मैं तो सुन के डर गया था साहब। तू क्यों डरता है मुत्तू? बस तेरी शक्ल और तेरा नाम इस्तेमाल होगा, पैसे में लगाऊंगा, पेपर में बनाऊंगा। समझ रहा ना? अन्ना तो तुम खुद ही खरीद लो ना, मेरे को क्यों बीच में डाल रहे हो? ए मुत्तू, तेरे को बोला ना तेरा नाम इस्तेमाल करना है तो करना। तू सीता अम्मा से मिल, पेपर साइन करवा, चेक दे और निकल ले। चेक का पैसा तेरे अकाउंट में मैं डालूंगा और बाकी का जो भी काम है वो मैं करूँगा, समझे? साहब रमेश अन्ना का इरादा पूरा पैसा देने का नहीं था, मेरे को डाउट था कि सुरेश साहब भी इसमें शामिल होगा। रमेश अन्ना और सुरेश साहब हर चीज में साथ में रहते थे। ये तो नहीं मालूम साहब कि सुरेश साहब भी रमेश शिवराज की तरह मजे करते थे या नहीं, लेकिन रमेश अन्ना का नजर बहुत गंदा था। गांव में कोई भी लड़की छोटी जाति की किसी भी औरत को देखे तो उसको उठा लेते थे, 2-4 दिन मजे करते थे और फिर उसे छोड़ देते थे। और उसका ड्राइवर विजय, वो उसका दलाल था, एक नंबर का कमीना। गांव में किसी भी नई लड़की को देखे तो सबसे पहले उसको इन्फॉर्मेशन दे। और कभी किसी ने शिकायत नहीं की इस बात की? सब किसको शिकायत करते? पुलिस स्टेशन में तो सुरेश साहब बैठे हुए थे ना, पूरे गांव को मालूम है कि अजय, रजनी और शंकर छोटी जाति के, इसलिए उनको फंसाया गया था। साहब मैं तो बेकार में फंस गया, बार बार रजनी, शंकर और अजय के फोन आते थे बाकी के पैसे के लिए। मैंने रमेश अन्ना से बात की तो उन्होंने बोला कि वो देख लेंगे। अरे मुत्तू तू क्यों डरता है रे इन छोटे लोगों से? हाँ मैंने बोला ना मैं संभाल लेगा। अन्ना वो लोग मुझे तो फोन नहीं करेंगे ना? नहीं करेगा रे, अब सुरेश बात करेगा उनसे। ठीक है अन्ना, आप मुझे बस ये बता दीजिएगा कि साइन करके आपको जमीन कब लौटानी है। तो ये सारा गेम सीता अम्मा की जमीन हड़पने के लिए खेला गया और इंस्पेक्टर सुरेश इसमें मिला हुआ था। हाँ साहब, रमेश अन्ना ने उनका नाम लिया था, लेकिन उन लोग के बीच में क्या डील हुआ था ये मैं नहीं जानता साहब। साहब पूछना तो चाहिए था ना, हम किस लिए बैठे इधर? जब ये डबल मर्डर केस हुआ तो पूरे जिले में किसी भी खबरी को कोई काम नहीं मिला इस केस को पता करने के लिए। अब काम दे रहा हूँ। खून अजय, रजनी और शंकर ने नहीं किया ये बात तय है, लेकिन खून हुआ तो है। किसने किया ये पता लगाना है। खोद डाल जहाँ खोदना हो, लेकिन सच निकाल कर लाना। साहब एक दिन का टाइम दो,
अब सारा गेम समझ में आ चुका है। यह गेम खेला गया एक महंगी जमीन को पानी के भाव खरीदने के लिए। एक नकली खरीदार खड़ा किया गया, वो भी ऐसा जो रमेश के हाथों की कठपुतली था। एक छोटी सी रकम टोकन के रूप में देकर जमीन मालिकों से पेपर साइन करवा लिए गए और फिर इंस्पेक्टर सुरेश से उन पर दबाव डलवाया ताकि वो डर जाए और रमेश को ये जमीन उसकी मन माफिक कीमत पर मिल जाए। सर, रमेश और इंस्पेक्टर सुरेश दोनों पार्टनर थे, पर हो सकता है बाद में इंस्पेक्टर सुरेश के मन में लालच आ गया हो और वो पूरी रोटी अकेले खाना चाहता हो, इसीलिए मरवा दिया रमेश को और इल्जाम लगा दिया अजय, रजनी और शंकर के ऊपर। राकेश, इस बात के हमारे पास ठोस सबूत हैं कि इंस्पेक्टर सुरेश की चार्जशीट झूठी है। अब बस ये पता लगाना बाकी है कि रमेश और विजय को मारा किसने। सब ठीक हो जाएगा। बस ये जॉब मिल जाए। जरूर मिल जाएगी, आप बिल्कुल चिंता मत करना। तुम दोनों को काम मिल जाएगा बेटा, सब अच्छा होगा। नई इन्वेस्टिगेशन टीम के पास वो सारे सबूत थे जो ये साबित कर रहे थे कि इस केस में पहले इन्वेस्टिगेशन हुई ही नहीं थी, और इस बात के भी पुख्ता सबूत हाथ लगे थे कि इंस्पेक्टर सुरेश ने अपने निजी फायदे के लिए इस केस की सच्चाइयों को तोड़ा मरोड़ा था। पर क्या वो इस खून में भी शामिल था? इस डबल मर्डर केस का खुलासा होना अभी बाकी था और तभी एक चौंका देने वाली खबर आई। साहब, बोला था ना एक दिन, तो एक दिन में फोन मारा साहब। हाँ हाँ मुर्गन, तूने तो पहाड़ तोड़ दिया। अब ये बता, पहाड़ के ऊपर था क्या? साहब, चॉपर, उड़ाने वाला नहीं, काटने वाला। और जब साहब चॉपर पे फोकस मारा तो सारा डाउट क्लियर हो गया। अब ये पूछो साहब कि चॉपर कहाँ से गायब है? कहाँ से गायब है मुर्गन? कसाई की दुकान से चॉपर गायब है साहब। वो बाद में बोला मुझे। कौन है ये कसाई? जाने दो ना साहब, उसका इस मर्डर से कोई लेना देना नहीं है। मुर्गन, झटके में बता, हलाल मत कर। साहब, दो छोकरे उधर काम करते हैं, थोड़े हिले हुए हैं, कुछ तो गड़बड़ करके बैठे हैं। साहब, मेरा पूरा डाउट है कि उनका कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है इस केस से। जिस दिन दुकान से चॉपर गुम हुए उसी रात को रमेश, शिवराज और विजय कुमार का कत्ल हुआ, वो भी चॉपर से। कहाँ है वो चॉपर? तुम दोनों की शक्ल देखकर मुझे तुम दोनों पर तरस आ रहा। बेहतर होगा कि तुम दोनों भी खुद पर तरस खाओ और जो भी सच है ना वो बोल दो। साहब, मेरा दोस्त मधु बेकसूर, मैंने मारा उन दोनों को। रमेश और विजय दोनों को मैंने मारा। साहब, ये झूठ बोल रहा है। मधु तो चुप कर। साहब, ये झूठ बोल रहा है, हम दोनों ने मिलकर मारा उनको साहब। तुम लोग, और क्या इधर क्या कर रहे हो इतना रात को? हाँ, क्या क्या चाहिए क्या? तेरी जिंदगी। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। तू भी कब नहीं है, तुझे भी जाना होगा अपने मालिक के पास।
तो ये दोनों खून तुम दोनों ने किए, और क्यों? किसके कहने पर? क्या किसी ने तुम दोनों को मजबूर किया था ये सब करने के लिए? हाँ साहब, मजबूरी में किया हम लोगों ने, और कोई रास्ता नहीं था हमारे पास। किसने मजबूर किया था? हाँ? इंस्पेक्टर सुरेश ने? रमेश, शिवराज और विजय। इसका नाम मीनाक्षी है सर। अच्छी है और उम्र में कच्ची। बंदोबस्त करूं क्या? जल्दी कर, सब्र नहीं होता। मीनाक्षी अकेली लड़की नहीं थे साहब, उस रमेश ने कई लड़कियों को गंदा किया था। राक्षस था वो आदमी, राक्षस। कभी किसी ने पुलिस कंप्लेन नहीं की उसके खिलाफ? की थी साहब, लेकिन वो हर बार बच जाता अपने दोस्त इंस्पेक्टर सुरेश की वजह से। हमने जो किया उसका हमें कोई अफसोस नहीं है। हमारे गांव में, हमारी बिरादरी में ऐसे कई सारे लोग हैं जो उसको मारना चाहते थे। कितनों की जमीनें छीनी उसने, कितनों की औरतों के साथ। रमेश और उसका चमचा विजय जीने के लायक नहीं थे साहब। हमें कोई दुख नहीं है उसे मारने का। हमने उसके गुनाह की सजा दी है उसको। चौपर कहाँ है? मेरे घर के पीछे मैंने छुपा रखे हैं। सिंह साहब, आपकी और मेरी इन्वेस्टिगेशन में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा। सुरेश साहब, अजय, रजनी, शंकर, इन तीनों बेगुनाहों को गुनहगार बनाने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। कानून को पूरी तरह ताक पर रखकर मनगढ़ंत केस बनाया इनके खिलाफ, ताकि ब्लैकमेल करके इनकी जमीन हड़प सको। इनकी कौन सी जमीन थी? इनके बाप दादा हमारे पुरखों के गुलाम थे, ये भी गुलामी के ही लायक हैं। सिर्फ इसलिए कि ये तुम्हारी सो कॉल्ड बड़ी बरादरी में पैदा नहीं हुए। यही सच्चाई है, यही फर्क है उनमें और हम में। और ये फर्क मैंने नहीं पैदा किया, सदियों से बना हुआ, सदियों से। कौन सी सदी में जी रहे हो? उनमें और तुम में फर्क है, वो फर्क मैं तुम्हें बताता हूं। फर्क ये है कि वो लोग पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम करते हैं और तुमने अपनी वर्दी के साथ बेईमानी की। वो लोग दूसरों की बहू बेटियों की इज्जत करते हैं और तुमने अपनी वर्दी की आड़ में अपने रेपिस्ट दोस्त के गुनाहों को छुपाया। सही कहा तुमने सुरेश, उनमें और तुम में फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। और वो फर्क ये है कि वो हर लिहाज से तुमसे बड़े हैं और तुम हर लिहाज से उनसे छोटे, बहुत छोटे। दूसरी इन्वेस्टिगेशन टीम ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दी। अजय, रजनी और शंकर पर लगाए गए चार्जेस कोर्ट ने खारिज कर दिए। इंस्पेक्टर सुरेश को पुलिस डिपार्टमेंट से सस्पेंड कर दिया गया और उस पर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बिठाई गई। रवि और मधु पर हत्या के लिए आईपीसी की धारा 302 और आपराधिक षड्यंत्र के लिए धारा 120 भी लगाई गई। रमेश शिवराज के इस घिनौने रूप से उसकी बीवी और बेटा बिल्कुल अनजान थे। उन्हें हकीकत जानकर बहुत गहरा सदमा लगा। अजय, रजनी और शंकर, इन तीनों को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया है, लेकिन कानून के रखवाले के अनैतिक आचरण की वजह से उन्हें और उनके परिवार को जो यातनाएं सहनी पड़ी, उससे वो काफी आहत हैं। इसलिए उन्होंने कोर्ट में एक याचिका दायर की है जिसमें उन्होंने अपनी बदनामी और तकलीफों के लिए मुआवजे की मांग की है। उन्होंने ये भी दरख्वास्त की है कि इंस्पेक्टर सुरेश के खिलाफ मजबूत केस बनाया जाए ताकि उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। और अब ये तीनों अपनी जिंदगी को वापस पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी के भी गलत इरादे कामयाब नहीं हुए, ना ही रमेश शिवराज के, जो किसी को धोखा देने चला था,
और ना ही उस बेईमान पुलिस ऑफिसर के जो मौके का फायदा उठाकर 3 निर्दोष लोगों को सजा दिलवाना चाहता था। आखिर शिकारी खुद ही अपने जाल में फंस गया। जहां एक कानून के रखवाले ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर झूठ को सच साबित करने की कोशिश की, वहीं दूसरी इन्वेस्टिगेटिव टीम ने अपना फर्ज बखूबी निभाया, झूठ का पर्दाफाश किया और सच को कोर्ट के सामने पेश किया। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क के अगले एपिसोड में शुक्रवार रात 10:30 बजे और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.